Hello students, today we are starting our new chapter and that is biomolecules. In this chapter biomolecules, what we will study? First you can have a look on the topics that we will cover in the given chapter biomolecules. इसमें हमारे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमको डिटेल में है। देखिए हमको पढ़ना है इसमें डिटेल्स में एक पढ़ना है टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, हेडिंग पढ़ा हुआ है, पहले इसी को पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे प्रोटीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, उनका स्ट्रक्चर्स, और साथ में हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे अबाउट एंजाइम्स एंड विटामिन्स। एंजाइम ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट इन टॉपिक और सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलॉइड्स। वहाँ पर एक टॉपिक था आपका कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट। तो उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। बट यहाँ पर विटामिन्स का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा हम फंक्शनिंग स्पेशली जानेंगे विटामिन्स के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर्स अब समझेंगे, यहाँ पर डीएनए आरएनए के बारे में समझेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये सब पढ़ना हमको है टॉपिक के अंदर। तो इसमें क्या है, मीनिंग क्या है बायोमोलिक्यूल्स? इसका मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपका चाहे एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, और लोअर लेवल मॉलिक्यूल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर भी ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनके अंदर भी आपको ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और देखिए आपका एक लिविंग सिस्टम तो हमारा जो है लिविंग है, मतलब हमारा बॉडी ही लिविंग है, बट इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। बट उनका जो पूरा प्रोसेस होता है, उनका जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो पूरा पार्ट पढ़ते हैं हम इन दिस टॉपिक अंडर हेडिंग बायोकेमिस्ट्री पार्ट। बट यहाँ पर हम चैप्टर में फोकस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और थोड़ा आइडिया लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए के बारे में भी। तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी में तो सारा ही पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है मेनली आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फंक्शनिंग ऑफ विटामिन्स, एंजाइम्स आपका है, बट एंजाइम्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट इन टॉपिक सर्विस केमिस्ट्री, तो वहाँ पे आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। इतना आपका टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जेई मेन एडवांस के लिए पूरा ही पढ़ना है, मेंस के लिए पूरा पढ़ना है, बट इन जेई एडवांस हमारे दो टॉपिक आते हैं एग्जाम्पल। जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और एक रहता है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर स्पेशली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला आइडिया चाहिए होता है। वो क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में दो क्वेश्चन आपको रहते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं चैप्टर में। बोर्ड के अंदर आपका एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है वाला, जिसमें आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। और एक थोड़ा बड़ा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, स्ट्रक्चर सारे पढ़ेंगे आप, तो कुछ टाइम थोड़ा लगेगा इसमें, बट ध्यान से कर लीजिए। जो बच्चे मेडिकल वाले हैं उनका तो ये केमिस्ट्री में भी है, प्लस उनका टॉपिक बायोलॉजी में भी आता है। और अगर आप दोनों मिला लेते हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री में मिला के आपका नीट के पेपर के अंदर आप मान चलिए कि कम से आपको 6 to 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। इवन ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली जेनेटिक्स पूरा आपका टॉपिक्स ही है। तो हाँ, वो आपको देखना है। स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेशली यहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट में स्ट्रक्चर्स पूरा देखने होते हैं, जो कि आपके उतना क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके मे बी इन बायोलॉजी पार्ट। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहले टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? बच्चे पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन के तहत मॉलिक्यूल्स विच आर सप्लाइंग एनर्जी सोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत डेफिनेशन लिखते हैं। बट देखो हम सोचते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका दो डेफिनेशन आता है। इसका जो पहला डेफिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो सब मतलब ओल्ड डेफिनेशन। इसमें क्या आएगा ओल्ड डेफिनेशन में? डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यही हम चलेंगे इसमें। तो इसका जो मीनिंग है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, द मॉलिक्यूल्स which can be classified, the molecules that can be classified as hydrates of carbon are called carbohydrates. Hydrates of carbon having general formula क्या है इसमें? CHH2O Y, where X and Y may or may not be same.
क्या लिखा है डेफिनेशन में, मॉलिक्यूल्स। आपका नाम देखो ना, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये हमारा था ओल्ड डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, CxH2 होल y। यहाँ पर x और y का वैल्यू सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी रहेगा इसके अंदर। तो अगर हम इसमें देखते हैं एग्जांपल्स, देखिए इसमें कंपाउंड के कौन से एग्जांपल्स हैं इस ओल्ड डेफिनेशन के लिए। हमारे पास कंपाउंड है लेट्स से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, सबका सेम फॉर्मूला आता है। दे हैव फॉर्मूला C6H2O होल 6, दैट इज C6H12O6। ये इनका है आपका कंपाउंड, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, मैनोज हो, इन सबका क्या है जनरल फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। फिर हमारे पास क्या बात है, लाइक ये तो हुआ हमारे x और y का वैल्यू सेम है। अगर हम लेते हैं कंपाउंड स्टार्च, स्टार्च नहीं लेंगे, पहले आप लेंगे यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों का हमको पढ़ना भी स्ट्रक्चर है। इन तीनों का होता है सेम जनरल फॉर्मूला C12H22O11, दैट इज राइट हियर C12H2O होल 11। देन इट इज स्टार्च एंड सेलुलोज, इनमें क्या का फॉर्मूला दे आर पॉलीमेरिक ऑफ ग्लूकोज C6H2O होल 5N, N इज लार्ज नंबर। तो ये हमारा होता है, देखो ये हम पढ़ेंगे इसका आगे ये एक टाइप के होते हैं मोनोसैकेराइड, ये होते हैं डाइसैकेराइड के टाइप है, ये होते हैं पॉलीसैकेराइड के टाइप होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी स्ट्रक्चर्स पूरा इनका। फिलहाल एग्जांपल्स से तो इसमें कंपाउंड्स हैं जिनका ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे कंपाउंड कैसे हैं, जो कंपाउंड लिखा हमने यहाँ पर सारे कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इस डेफिनेशन के कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। फॉर दिस डेफिनेशन क्या क्या हमारे रहेगा इसमें एक्सेप्शंस टू दिस डेफिनेशन। पहला इसमें आता है एक्सेप्शन, मेनी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैव द जनरल फॉर्मूला, जो आपको दिया हुआ यहां पर है, ऑफ दैट CxH2Y। एग्जांपल देखिए यहां पर कौन सा कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3CHOH, COOH, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड। अगर आप देखेंगे इन सब कंपाउंड का क्या आता है जनरल फॉर्मूला, C इसमें 1H2O1, यहाँ पे C2H2O होल ट्वाइस, C3H2O होल थ्राइस। मींस क्या है, ये सारे कंपाउंड क्या हैं, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, बट ये डेफिनेशन को ओबे करते हैं, बट ये आपको जो डेफिनेशन है आप इसको फुलफिल करते हैं, बट दे आर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो साथ में एक और ड्रॉबैक और क्या आएगा, सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पे इसका डेफिनेशन का, इसका सेकंड आता है मेनी कार्बोहाइड्रेट्स do not have the same जनरल फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पर। एग्जांपल्स हैं इसमें काफी सारे हैं, इनफैक्ट कुछ तो पक्के ये कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं बट उनका ये फॉर्मूला फुलफिल नहीं होता है या वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। काफी सारे हमारे ऐसे भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट वो इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जांपल देखिए इसमें, इसका एग्जांपल आपका है रैमलोज। इसमें क्या फॉर्मूला इसका है, C6H12O5, एक होता है रैमलोहेक्सोस, फॉर्मूला C7H14O6। तो अगर हम देखते हैं इस डेफिनेशन में ये दो ऐसे भी कंपाउंड जो कॉमन है, इनमें क्या है, ये दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट ये दोनों कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी इस फॉर्मूले को
फुलफिल नहीं करते हैं या इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। दैट मीन्स जो हमारा ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है या ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है जिसको हम अप्लाई कर पाए सारे कंपाउंड्स के लिए, जिसको हम अप्लाई कर पाए सारे ही कंपाउंड के लिए। तो ये हमारा ओल्ड डेफिनेशन था, अब इसको यूज नहीं करते हैं, दिस डेफिनेशन हैव बीन डिस्कार्डेड। तो हमारा नया डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं अभी। नाउ वी कम ऑन न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो आपका नया डेफिनेशन में क्या क्या है, इसमें जो हमारा ओल्ड डेफिनेशन के पॉइंट्स को रेक्टिफाई किया गया है और जो स्ट्रक्चर बेस्ड पॉइंट्स है वो लगाए गए हैं। इसका नया डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका देखो नया डेफिनेशन है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। We commonly call them what? Carbonyl compounds. Carbonyl compounds we can commonly call them aldehyde ketones. उनको बोलते हैं commonly carbonyl compounds. These are polyhydroxy aldehydes or ketones containing at least one asymmetric, that is chiral carbon atom, or the compounds which give these compounds on hydrolysis, are called carbohydrates. That is definition. पूछता है कि बार डेफिनेशन, हाउ वी डिफाइन दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या इसका डेफिनेशन है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स containing at least one or more asymmetric or chiral carbon atoms or the compounds which give such compounds on hydrolysis are called carbohydrates। ये इसका वो डेफिनेशन। एग्जांपल देखिए इसमें कौन से एग्जांपल आएगा इसमें, लाइक अगर हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, कम से कम इसमें एक से अधिक OH ग्रुप होना जरूरी है। इसमें आता है एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO, यहाँ पर OH ये इसका अरेंजमेंट है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, D साइन प्लस है इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें एक कार्बन कायरल है, 2 OH ग्रुप है, हो गया इसका डेफिनेशन फुलफिल। इसका एक आ सकता है एनेंशियोमर, अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका एनेंशियोमर, ये होगा L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का। D प्लस और D माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों क्या है एक दूसरे के एनेंशियोमर, भी एनेंशियोमर को बोलते हैं हम। एनेंशियोमर आप जानते हैं, हम पढ़े हैं आइसोमरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होते हैं एनेंशियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग रिलेशंस मिरर इमेज बट नॉन सुपरइम्पोजेबल, वी कॉल देम एनेंशियोमर्स। अब आते हैं एग्जांपल में, इसका एक पार्ट हुआ डेफिनेशन का, सेकंड पार्ट क्या है डेफिनेशन में, और द कंपाउंड व्हिच गिव दीस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक दो हमारे कॉमन कंपाउंड है, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज। ये हमारा एक है D प्लस ग्लूकोज और एक हमारा D माइनस फ्रक्टोज। इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का H और OH का पोजीशन कहां पर होता है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज में अगर हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी सेम है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर थर्ड पे क्या है, OH ग्रुप लेफ्ट में और सारे ही OH ग्रुप राइट में होते हैं, और बाकी का हाइड्रोजन होंगे। एक सिमिलरिटी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कि कार्बन नंबर 3 4 5 पर, कार्बन 3 4 5 पर दोनों ही कंपाउंड के अंदर क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब H और OH का अरेंजमेंट
सेम होता है दोनों साइड में। तो एक हमारा कंपाउंड है डी ग्लूकोज, एक हमारा कंपाउंड है डी फ्रक्टोज। ये आपका देखो डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर है एल्डोस शुगर, और इसका कीटोस शुगर, कीटोस और एल्डोस और आल्सो इट इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोस, इसका कीटोहेक्सोस। एक्चुअली को मीनिंग क्या है, एल्डोस का मीनिंग क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कीटोस। हेक्सोस भी लगाया हमने वर्ड यहाँ पे, दैट इंडिकेट कि दोनों कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स हैं। इसके पास भी 6 कार्बन एटम्स हैं, इसके पास भी कितने हैं 6 कार्बन एटम्स हैं, तो नाम आता है हेक्सोस। हेक्सोस का मीनिंग क्या है, 6 कार्बन एटम्स दोनों कंपाउंड के पास होंगे तो बोलते हैं हेक्सोस। आई होप ये पॉइंट में आपको। तो ये हुआ एक पार्ट डेफिनेशन का, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और क्या है इसका सेकंड पार्ट डेफिनेशन का, और द कंपाउंड्स व्हिच गिव सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका देखिए ये कंपाउंड दोनों आते कहां से हैं, अगर हम लेते हैं सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ये हमारा फॉर्मूला है सुक्रोज का। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हमारे बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज, एक बनेगा फ्रक्टोज। अभी खाली ने लिखा है, इसका अरेंजमेंट लिखा है, डेफिनेशन पार्ट समझा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना इनका स्ट्रक्चर है, जो हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और आपके डाइसैकेराइड में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ 3 हमके हैं डाइसैकेराइड जो पढ़ने पड़ेंगे। एक हमारा है सुक्रोज, एक है लैक्टोज और एक है माल्टोज, 3 का स्ट्रक्चर। और उधर हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड में स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो हम देखते हैं पहले इसमें ये डेफिनेशन पार्ट में आया, ये वो सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन लिखा है, और द कंपाउंड्स व्हिच गिव दीस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, और फ्रक्टोज भी कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये वो उसका डेफिनेशन। जो हमारे ड्रॉबैक थे पिछले डेफिनेशन के, ओल्ड डेफिनेशन के, वो ड्रॉबैक यहाँ पर ओवरकम हो जाते हैं। इसमें कम से कम एक से अधिक OH ग्रुप होना जरूरी है, एक ग्रुप होना चाहिए अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, और कम से कम एक या उससे ज्यादा होना चाहिए कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स स्ट्रक्चर के अंदर, तब हम उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारा होगा न्यू डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखो हमारे पास मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका हेडिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनको मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में है, इनको मैंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, एक हमारा होता है यहाँ पर शुगर्स और एक होता है यहाँ पर नॉन शुगर्स। शुगर का मीनिंग क्या होता है और नॉन शुगर मीनिंग क्या होता है, खाने में जो मीठा लगता है वो शुगर, जो मीठा ना लगे वो होता है नॉन शुगर्स। सिंपल, शुगर जब खाते ही है तो शुगर क्या होता है, खाते घर में सुक्रोज, यस वेरी गुड। तो शुगर आपका देखो इसमें क्या होता है, शुगर्स हम इसको लेंगे, इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी शुगर्स का होता है। क्या होता है, पहला पॉइंट, एक होता है इनका अपीयरेंस, कह सकते हैं दे आर क्रिस्टलाइन। पहले टेस्ट देखो, इसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, तो शुगर हो जाता है इसमें। और क्या होता है, अपीयरेंस वाइज क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस। और क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे शुगर्स का। और यहां पर क्या है, नॉन शुगर्स में इसका उल्टा कर दोगे, पहले क्या है, दे आर टेस्टलेस। आपको खाने में खाएंगे बट आपका से टेस्ट फीलिंग स्वीट का आता है वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। और क्या होता है, अपीयरेंस वाइज अमॉर्फस। और क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, टेस्टलेस, अमॉर्फस एंड वाटर इनसॉल्युबल। फिर अगला होता है शुगर्स को हम लेते हैं 2 टाइप में, 2 कैटेगरीज में। एक हमारे पास होता है शुगर्स में यहां पर मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड मींस शुगर्स के लिए आपको वर्ड होता है सैकेराइड्स, SACCHA
RIDES मोनोसैकेराइड्स, और एक होते हैं यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में? मोनो का मीनिंग इसको ये सिंगल यूनिट के बने होते हैं, दे आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल, मतलब इसका हम हाइड्रोलाइज करने के बाद और छोटा यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो हुआ यहाँ पर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। और ये क्या होते हैं? दे आर हाइड्रोलाइजेबल, दे गेट हाइड्रोलाइज्ड to give 2 to 10 units of monosaccharides, 2 to 10 units of monosaccharides, we call them oligosaccharides। आपका बुक्स में कुछ में लिख रखा है 2 to 9 units, बट आपका एनसीईआरटी लिखा है 2 to 10 units, तो आप उसी को लेकर चलिए बेस को, 2 to 10 units of monosaccharide when hydrolyzed। ये क्या होते हैं? इसको हम और स्मॉलर यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट इनको हम ब्रेक कर सकते हैं और स्मॉलर यूनिट्स में, इनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स में। तो इसमें क्या होता है? इनका आगे आता है आगे आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, सॉरी ये आपका आएगा टाइप में पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यहां पर क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स के अंदर? दीज आर दे गेट हाइड्रोलाइज्ड normally enzyme catalyzed reactions to give large number of monosaccharide units, they get hydrolyzed to give large number of monosaccharide units on the reactions of hydrolysis। इसको हम खत्म करते हैं साथ साथ ही क्लासिफिकेशन पार्ट में। इसमें आता है एग्जांपल आपका यहाँ पर है, इसमें आते हैं एग्जांपल्स पॉलीसैकेराइड जो हमको पढ़ने हैं हमारे सिलेबस के अंदर है, 3 पढ़ेंगे हमको मेनली। एक होता है हमारा स्टार्च, एक आता है हमारा सेलुलोज, और एक आता है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो नॉर्मली हम गेहूं चावल में होता है, स्टार्च एज कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी डाइट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों ही होते हैं। सेलुलोज आपका से घास कॉमन एग्जांपल्स है, तो घास वाला का मेन कंपोनेंट आपका सेलुलोज होता है। अगला है ग्लाइकोजन क्या होता है? इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल्स में क्या होता है? जो फूड खाते हैं एक्स्ट्रा है या रिजर्व फूड बनाते हैं, स्टार्च को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, वो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन को बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन 3 हमारे पढ़ने पड़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। अब आते हैं वापस यहाँ पर क्लासिफिकेशन पार्ट में। तो यहाँ पर होते हैं मोनोसैकेराइड्स, इनको हम आगे लेते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एस ट्रायोशुगर, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड सो ऑन। देखिए इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं मोनोसैकेराइड के पास। इन ट्रायोस शुगर में 3 कार्बन, टेट्रोस में 4 कार्बन एटम्स, यहाँ पर होता है 5 कार्बन कंपाउंड्स, पेंटोस 6 कार्बन कंपाउंड नाम होता है हेक्सोस। अगर हमारे पास 7 कार्बन कंपाउंड होगा उसका नाम होगा हेप्टोस। इफ यू 8 कार्बन कंपाउंड तो नाम होता है हेप्टोस। मतलब ये हमारा क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का, कि इनको हम क्लासिफाई करते हैं एस ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एंड हेक्टोस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे कंटेन, कि कितने कितने कार्बन एटम्स हैं इनके पास, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोलते हैं ट्रायोस। इनमें 3 कार्बन होते हैं, टेट्रोस में 4 कार्बन है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8। सबसे कॉमन हमारा आता है इसमें हेक्सोस के बारे में हमको पढ़ना है। हेक्सोस सबसे कॉमन होते हैं। आपका एग्जांपल था हेक्सोस का, अभी हमने लिखा था बोर्ड पर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये सबसे कॉमन एग्जांपल्स आपको आते हैं। ग्लूकोज हम बोल सकते हैं इनफैक्ट मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अर्थ का ग्लूकोज। तो ये हमारा हुआ इसमें मोनोसैकेराइड के बारे में। अगला आता है ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड का मीनिंग क्या है? दे गेट हाइड्रोलाइज्ड टू 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज डाइसैकेराइड,
डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। डाई का मीनिंग क्या हुआ, दे गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, सिंपल मीनिंग है। ओलिगो में क्या है 2 to 10 यूनिट्स, अगर 2 यूनिट मिलते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट मिलेगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 यूनिट मिलेगा तो उसका नाम होता है टेट्रासैकेराइड। आपको जो कॉमन आपके हैं डाइसैकेराइड एग्जांपल्स में देखेंगे यहाँ पे इन डाइसैकेराइड्स, जो आपको पढ़ना है सुक्रोज, दैट इज कॉल्ड केन शुगर, चीनी घर में यूज करते हैं, केन सुक्रोज, माल्टोस कॉल्ड माल्ट शुगर, एक बता हमारे पास लैक्टोस मिल्क शुगर। ये हमारे एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड के। ट्राइसैकेराइड में एग्जांपल एक लिख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो रेफिनोज को, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड। इसका एग्जांपल देना है रेफिनोज। इसमें 3 यूनिट होते हैं, एक यूनिट होता है ग्लूकोज का, एक यूनिट फ्रक्टोज का, और इसमें एक यूनिट होता है गैलेक्टोज का। तो ये हमारा एग्जांपल दिया है ट्राइसैकेराइड का, रेफिनोज कॉमन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसमें 3 यूनिट मिलेंगे हमको। मोनोसैकेराइड का जब इस कंपाउंड का रिएक्शन होगा, पूरा रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, व्हेन दिस कंपाउंड हाइड्रोलाइज गिव 3 यूनिट्स, तो नेम इज ट्राइसैकेराइड। तो आई होप इसका मीनिंग्स में मैं आपको डेफिनेशन पार्ट का, ओलिगोसैकेराइड में आपका 2 to 10 यूनिट मिलते हैं, देखो बुक्स में कुछ में लिखा रहेगा 2 to 9 यूनिट्स भी है, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज वही हमारा रेफरेंस लेते हैं आपका 11th-12th के मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका जेईई मेन या नीट के जो क्वेश्चन आएगा उनके लिए। तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे इन शुगर्स के, स्पेशली हम लेंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें कौन से कॉमन एग्जांपल्स हमारे हैं मोनोसैकेराइड्स के? सबसे सिंपल शब्द में आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, CHO, विद एग्जांपल ऑफ ट्रायो शुगर। ट्राइस का मीनिंग क्या होता है? दे हैव 3 कार्बन और दे हैव 3 कार्बन कंपाउंड्स, या 3 कार्बन एटम्स, तो नाम आता है ट्रायो शुगर। इसका एग्जांपल आता है सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। आपको आइडिया होगा ही आपका प्लस और माइनस साइन क्या होता है। साइन इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और D और L का मीनिंग क्या होता है? D एंड L इज टेकन एज, एक सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का D और L क्लासिफिकेशन और कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एज आल्सो DL कॉन्फ़िगरेशन। देखो होता क्या है DL और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसको कब यूज करते हैं कि इसको हम यूज करते हैं इन कंपाउंड हैविंग HOH ग्रुप, इन फिशर प्रोजेक्शंस। इन फिशर प्रोजेक्शन या फॉर्मूलास, if OH group is coming on right side, your OH group is on right side at last asymmetric carbon atom, then it is called as D configuration, and if OH group is on left side तो नाम होता है L configuration। अब यहाँ पे आता है इसका मीनिंग क्या है फिशर प्रोजेक्शन का? देखो फिशर प्रोजेक्शन क्या होते हैं, एक तरह का राइटिंग होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। इन फिशर प्रोजेक्शन और फॉर्मूलास हमारा क्या होता है 3D स्ट्रक्चर इज रिटन ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड इन 2D स्ट्रक्चर्स। कि हमारा एक 3D स्ट्रक्चर को लिखते हैं 2D स्ट्रक्चर में, और इसको लिखने का नियम क्या होता है? इसका लिखने का रूल होता है, नियम होता है लिखने का क्या कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
longest carbon chain is vertical with group having higher priority in nomenclature at top। ये होता है हमारा रूल फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन। देखो अगर हम इसका एग्जांपल देखें फिशर प्रोजेक्शन का, यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो वर्टिकल लिखा हमने। अब एक ग्रुप CH2OH है और एक CHO है। आप कह सकते हैं ना सर हमने CH2OH को अगर ऊपर लिखते हैं तो हमारा OH लेफ्ट चला जाएगा, बट हमको लिखना कैसे होता है, हमको लिखना है इस तरीके से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेंगे वर्टिकल और जिस ग्रुप का हायर प्रायोरिटी है नोमेनक्लेचर में, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट हायर होता है नॉर्मली दैट इज हायर प्रायोरिटी ग्रुप, उसको लिखेंगे टॉप में। तो हमारा अगर एक ग्रुप अल्डिहाइड है एक अल्कोहल, तो अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो इसको हम टॉप में रखते हैं और बॉटम पे आपका रहेगा CH2OH। ये हमारा रहेगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेप का यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल। डी का मीनिंग क्या है, OH ग्रुप ऑन राइट साइड। डी का मीनिंग क्या है, OH ग्रुप ऑन राइट साइड, ये इसका मीनिंग होता है कि OH ग्रुप ऑन राइट साइड तो आपका आता है डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH लेफ्ट में होता तो उसको बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड एल कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इट इज क्लियर। इफ OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड देन इट इज कॉल्ड एज डी कॉन्फ़िगरेशन। साइन जो आता है प्लस और माइनस का, ये हम निकालते हैं हमेशा किससे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन। साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉजिटिव प्लस और माइनस, जिसको बोलते हैं प्लस का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर और नेगेटिव का मीनिंग होता है लीवो रोटेटरी इन नेचर। कैपिटल डी और एल का साइन से कोई भी संबंध नहीं है। कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी हो सकता है, इट में है स्मॉल डी दैट इज प्लस, और एल कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे साइन होते हैं। स्मॉल डी का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, एल का मीनिंग लीवो रोटेटरी इन नेचर। लीवो का मीनिंग आप टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट इज लीवो, टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। तो डी और एल, स्मॉल डी और स्मॉल एल साइन के लिए होते हैं, और जो होते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल वो होता है मॉलिक्यूल का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसका लिमिटेशन क्या होता है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में HOH होना जरूरी है। ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए केस में मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। अगर ये होता है अमीनो एसिड्स में, इन अमीनो एसिड्स इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड के अंदर OH is taken equivalent, NH2 group is taken equivalent to OH group। फॉर राइटिंग से पर ये दिया है एग्जांपल अमीनो एसिड का HOH, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर होता हमारा सॉरी यहाँ पे NH2 रहेगा, अगर हमारा NH2 का लेफ्ट साइड में तो क्या बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। इसको होता है डी कॉन्फ़िगरेशन और इसको होता है एल कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड्स में अगर हमारा NH2 ग्रुप राइट में है तो डी, अगर NH2 लेफ्ट में तो एल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, OH राइट में है, OH राइट साइड में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर OH लेफ्ट में होता तो उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा एग्जांपल है डी ग्लिसरॉल का। इसका हम लेते हैं एनहांसियोमर, CHO, OH लेफ्ट में चला गया तो इसे क्या बोलेंगे, एल। लकीली साइन सेम है, स्मॉल डी और यहाँ पे कैपिटल डी और प्लस सेम आ गया है, बट ये केवल कैसा है, इट इज ओनली कोइंसिडेंस। हमेशा कंपाउंड का डी कॉन्फ़िगरेशन में प्लस साइन हो ऐसा कोई भी रूल या नियम नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ ट्रायोस का। नाउ टेक नेक्स्ट एग्जांपल टेट्रोस पेंटोस। तो ये हमारा एग्जांपल था ट्रायोस शुगर का। नेक्स्ट है टेट्रोस शुगर। आपका टेट्रोस में क्या आता है, दो कॉमन है टेट्रोस में, एक होता है थ्रियोस, एक होता है एरिथ्रोस। इसमें एक होता है थ्रियोस और एक होता है एरिथ्रोस। अब इसमें बच्चे भूलते हैं बार-बार कि थ्रियोस कौन सा है, एरिथ्रोस कौन सा है। इसमें एक टर्म होता है थ्रियो एंड एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशंस इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो कहां से डिराइव होता है, वो डिराइव होता है इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर से। थ्रियो में क्या होता है, देखो अगर आपको याद करना हो, थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन
द मॉलिक्यूल resembling threos are said to threo configuration. थ्रियो एंड एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन वो कहां से होता है डिराइव, वो होता है यहां से डिराइव होता है। देखो ये थ्रियो एरिथ्रो का मीनिंग क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये होता है कि इसमें ये कब यूज करते हैं, दिस थ्रियो एंड एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड व्हेन कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैज only two chiral carbon atoms with at least one group common to both carbon atoms। ये हमारा यूज करते हैं थ्रियो एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन व्हेन मॉलिक्यूल हैव at least only two asymmetric carbon, ना वन होगा ना तीन होगा, only two asymmetric carbon, और साथ में कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए दोनों कार्बन के पास, कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए दोनों ही एसिमेट्रिक है कायरल कार्बन एटम के पास। उस केस में हमारा ये थ्रियो और एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज करते हैं। अब ये इसका रूल क्या होता है लिखने का, देखो एक होता है हमारा थ्रियोस और एक होता है एरिथ्रोस, इसका डी थ्रियोस आपका है कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है आपका डी एरिथ्रोस। The molecule resembling erythros are said to have erythro configuration and other resembling threos are said to have threo configuration। इसको कैसे याद करेंगे, थ्रियोस में क्या होता है जो ग्रुप सेम होते हैं वो होंगे अपोजिट साइड में, और एरिथ्रोस में क्या सेम ग्रुप विल बी ऑन सेम साइड। मान लो हमारा हमने ओवल्स को फोकस कर रहे हैं कि ओवल्स ग्रुप कॉमन है दोनों ही एसिमेट्रिक कार्बन के पास, अगर कॉमन ग्रुप आएगा सेम साइड पर तो हम बोलते हैं एरिथ्रोस, अगर कॉमन ग्रुप होगा अपोजिट तो हम इसको बोलते हैं थ्रियोस। इसको आप रट्टा मार सकते हैं इस वर्ड से, टोस से। टोस से इसका मीनिंग क्या है, टी स्टैंड फॉर थ्रियोस, ओ मींस अपोजिट, और यहां पे ई फॉर एरिथ्रोस, एस फॉर सेम। आई होप इट इज क्लियर। थ्रियोस में क्या होता है जो ग्रुप सेम होते हैं वो कहां पर हैं, ऑन अपोजिट साइड्स, और एरिथ्रोस में क्या है जो ग्रुप सेम होते हैं वो कहां पर हैं, सेम साइड में। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि भूलता है बार बार बच्चों को कि वो ओवल्स और एच उल्टा सीधा कभी याद रहता है, ये यहाँ पे वो वहां पे। तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे पॉइंट को, तो उस वर्ड को याद रखेंगे साथ में, तो आपको भूलेगा नहीं ये, ठीक है। तो ये थ्रियो एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे यूज भी होते हैं कहां पर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इन टॉपिक आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट के अंदर। तो एक वो एग्जांपल टेट्रोस का। नेक्स्ट एग्जांपल टेकन पेंटोस एग्जांपल्स। देखो पेंटोस में आपके एग्जांपल में आता है पेंटोस शुगर में हमारे दो है, राइबोस है और राइबोलोज है। एक होता है राइबोस शुगर, हमारा डीएनए में यूज होता है, डीएनए सॉरी आरएनए में यूज होता है राइबोस शुगर, और राइबोस का डेरिवेटिव क्या होता है उसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोस बताएंगे, उसमें स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब। फिलहाल देखिए राइबोस में क्या होता है, ये हमारा एग्जांपल है डी राइबोस शुगर का एग्जांपल है, और राइबोलोज क्या होता है एग्जांपल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव कार्बन है, तो इसको हम डी राइबोलोज। ये क्या एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ पेंटोस शुगर, और ये दोनों एग्जांपल पेंटोस के हैं। इसको एल्डो पेंटोस और इसको बोलेंगे कीटो पेंटोस। पेंटोस का मीनिंग क्या था, 5 कार्बन का नाम होता है पेंटोस। कीटो मींस एक ग्रुप कीटोन आएगा तो नाम है कीटो पेंटोस। यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम होगा एल्डो पेंटोस। पेंटोस मींस 5 कार्बन, एल्डो पेंटोस मींस, ये एग्जांपल किसका है, एल्डोस टाइप का शुगर है, इन ऑफ द एल्डोस शुगर एंड वी कैन कॉल देम कीटोस शुगर। तो ये हमारे कॉमन एग्जांपल थे किसके, पेंटोस के एग्जांपल दो हमारे कॉमन है। नेक्स्ट एग्जांपल टेकन ऑफ द हेक्सोस शुगर। इसमें क्या आता है,
इसमें हमारे एग्जांपल रहेंगे हेक्सोस के अंदर ग्लूकोज का ही सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है इसमें। ग्लूकोज में क्या है, थर्ड सी के पास OH लेफ्ट में होता है, ग्लूकोज आपका है। ये एग्जांपल फ्रक्टोज का है, D माइनस फ्रक्टोज। सी दिस एग्जांपल, यहां पर क्या है, D प्लस आपका है और यहाँ पे D के बाद भी साइन नेगेटिव है। D का मीनिंग था OH ग्रुप हमारा होगा राइट साइड पे। अगर हम नंबरिंग करते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6, D का मीनिंग क्या है हमारा, ये होगा लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज के पास, यहाँ पे 3 एसिमेट्रिक कार्बन है फ्रक्टोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तो अगर हम देखेंगे इसमें OH ये हमारा है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पर OH राइट साइड में है तो नाम हुआ D। यहाँ भी सेम कॉमन है पॉइंट है कि अगर हमारा OH ग्रुप कहाँ पे राइट साइड पे है ऑन द लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन तो होगा D। साइन देखो, इसका साइन पॉजिटिव है, साइन इसका नेगेटिव है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो कहने का मीनिंग यही था कि अगर कंपाउंड के पास D और L कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल d स्मॉल l सेम नहीं होता है कैपिटल D और कैपिटल L के बराबर। कैपिटल D और L क्या होता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसका बेस होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैपिटल D और L, कैपिटल L का मीनिंग क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और उनका बेस क्या है, उसका बेस है ग्लिसरॉल्डिहाइड। जबकि स्मॉल d और स्मॉल l, या स्मॉल d का मीनिंग प्लस साइन होता है, स्मॉल l का मीनिंग साइन नेगेटिव होता है। ये हमारा एग्जांपल होता है किसके लिए, एग्जाम दैट इंडिकेट sign of optical isomerism which is always determined experimentally। I hope ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल था हेक्सोस शुगर का। साथ में और देखते हैं हेक्सोस में, और इसमें एक टर्म आता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to power n। ये फॉर्मूला हम कभी यूज करते हैं, और यहाँ पर n क्या होता है, यहाँ पे n आपका जो n होता है, यहाँ पर दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी कांट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। पहली बात। सेकंड बात क्या होता है इसमें, n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स और कायरल कार्बन एटम्स। कायरल का मीनिंग क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं और पूछते हैं ग्लूकोज में कि ग्लूकोज हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, कितना होगा ग्लूकोज लिए, तो ग्लूकोज में हमारा कितना आएगा, 4 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 to power 4। ग्लूकोज हैव 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। फ्रक्टोज कितना आ सकता है, 2 to power 3 लिखेंगे इसमें तो 8 आएगा इसमें। तो अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, पूछते हैं एग्जांपल, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज में कितने होंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, तो ग्लूकोज के पास 4 यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, इसमें 4 क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, तो 2 to power 4 कर देंगे, कितना का 16, तो ग्लूकोज में 16 आएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, 16 ऑल आर एग्जिस्टिंग। 8 पेयर आता है ग्लूकोज में, इसका फ्रक्टोज में आपका आता है 2 to power 3, 8 आएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, व्हेन वी कैन नॉट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इफ यू कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट तो फॉर्मूला आपका चेंज होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां पर, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड टॉपिक आइसोमरिज्म। तो ये एग्जांपल था हेक्सोस का। साथ में कुछ पॉइंट और भी है हेक्सोस के बारे में। देखो एक बार कंपाउंड हुआ ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज था, साथ में 2 कंपाउंड और लिखते हैं यहाँ पर, एक होता है CHO CH2OH, एक होता है गैलेक्टोज, एक होता है गैलेक्टोज में क्या होते हैं C4। दोनों में C4 पर क्या आता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन 1 2 3 4 5 6
4 पे आपका OH लेफ्ट में है और सारे OH ग्लूकोज जैसे होते हैं। ये भी और डी गैलेक्टोज। एक आता है मैनोस, CH2OH। यहाँ कार्बन 2 पे और ग्लूकोज में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है और सब सेम है, ग्लूकोज जैसा ही है। ये हमारा हुआ डी मैनोस। अगर आप देखें ध्यान से तो क्या दिखता है आपको इसमें कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में केवल C4 पे क्या है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और सब सेम है। ऐसे ही मैनोस के अंदर और ग्लूकोज में क्या है, केवल कार्बन 2 पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और सब सेम है। 1 2 3 4 5 6 केवल कार्बन 2 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे कंपाउंड या पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर जिसमें केवल एक C पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। एक टर्म होता है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, दे आर द स्टीरियोआइसोमर्स having different configuration at one of the any one of the chiral or asymmetric carbon atoms. They are stereoisomers having different configuration at any one of the chiral or asymmetric carbon atom are called apimers. क्वेश्चन पूछता है कि इन द फॉलोइंग पेयर व्हिच आर द एग्जांपल ऑफ एपीमर्स। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कौन से इन पेयर में से कौन से कंपाउंड हुए एपीमर्स। यहाँ पर दो पेयर आपको दिखेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज एंड मैनोस आर एपीमर्स। यहां पे कौन सा कार्बन डिफरेंट है, C2 है इन दिस केस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और सबसे में केवल ग्लूकोज में मैनोस में क्या है, केवल कार्बन 2 पर यहाँ पे OH लेफ्ट में है और सारा सब सेम है ग्लूकोज और मैनोस में। देन द सेकंड पेयर ग्लूकोज and galactose are also examples of apimers. इसमें कौन सा कार्बन डिफरेंट है, C4 have in this case different configuration। यहाँ पे देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या है, पहला कार्बन पे HOH मतलब सेकंड पे सेम है, थर्ड पे सेम है, फोर्थ पे यहाँ पे H लेफ्ट में है, यहाँ पे OH लेफ्ट में है और H राइट में है, तो चेंज हुआ, 5 सेम है। तो हम क्या बोले ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम इन्हें भी बोलते हैं एपीमर्स। Can we call these two compounds as epimers? क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एपीमर हैं? हाँ कि ना? नहीं है। Yes, these are not epimers। क्यों? यहाँ पर दो कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। कौन से कार्बन के पास? एक तो कार्बन 2 पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और एक कार्बन नंबर 4 पर भी यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? We can call these two compounds as diastereomers but not epimers। एपीमर में क्या होता है, only one carbon they should have different configuration, तभी बोलते हैं इनको एपीमर्स हैं। यहाँ पर इन दोनों में दो C पे डिफरेंट आ गए कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर। व्हाट आर डायस्टेरियोमर्स? दे आर स्टीरियोआइसोमर हैविंग relation as neither mirror image nor superimposable। They are neither mirror image nor superimposable। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी बोलते हैं हम डायस्टेरियोमर, और ऐसे कंपाउंड जिनका रिलेशन है न तो एक दूसरे के मिरर इमेज है और न ही एक दूसरे का ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उन्हें बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, सिंपली दिस आर नॉट एनेंशियोमर, वी कैन कॉल देम डायस्टेरियोमर्स। तो न तो ये एनेंशियोमर है और न ही आपका ये एपीमर्स है, इन्हें बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है एनोमर्स, थोड़ा वो देख लेते हैं। एनोमर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे फिर से। ये क्या होते हैं? दे आर स्टीरियोआइसोमर्स
स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग different configuration at first asymmetric carbon or chiral carbon atom, that is at hemiacetal or hemiketal group, different configuration. First chiral carbon atom, we can call them anomers. मीन्स आपका ये आता है आपको हेमिकीटल से या कीटल से आप बोल सकते हैं, इसमें आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। एग्जांपल्स में आता है सबसे कॉमन इसमें होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनोमर्स। और एक पॉइंट क्या होता है, ऑल एनोमर्स are also epimers, but reverse is not true. क्योंकि यहां पर क्या बोला हमने एनोमर के बारे में कि दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन और फर्स्ट कायरल कार्बन एटम। नॉर्मली ये बनते कैसे, आपको भी रिएक्शन हम देखेंगे कि हेमी एसिटल ग्रुप बनता है जब रिएक्शन हेमी एसिटल और हेमीकीटल कार्बन उसके पास अगर आता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तब उनको बोलते हैं एनोमर्स। और एनोमर क्या है, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। एपीमर क्या होता है, एट एनी वन कार्बन दैट मे बी फर्स्ट कार्बन और एनी अदर कार्बन, तो वी कैन कॉल देम एपीमर्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनोमर होने के लिए पहला एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर ही आपको रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स और बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। हमारा ग्लूकोज ही एक मेन कंपोनेंट है, इसको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है।